हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में, जिसमें हम मुख्यतः उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी और साथ ही साथ उनकी रचनाओं की जानकारी हम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है हमारा कि रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन हैं। तो इस पर यदि हम चर्चा करें कि रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन हैं, तो हमको मिलता है कि ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मध्य प्रदेश में प्राचीन काल के जो साहित्यकार हमको मिलते हैं कालिदास। इसके साथ यदि हम बात करें कि और रचनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो कालिदास की कुल हमको 7 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से आपको 2 महाकाव्य, कौन कौन 2 महाकाव्य मिलेंगे, जिसमें से आपको एक मिलेगा रघुवंशम और दूसरा मिलता है कुमार संभवम। कुमार संभवम, ठीक है। ये 2 महाकाव्य हैं। इसी के साथ में 3 नाटक इनके मिलते हैं। उनके नाम यदि हम देखें तो मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, और तीसरा है विक्रम उर्वशीयम। ठीक है, विक्रम उर्वशीयम, ठीक है। तो ये हमको क्या मिले? 2 महाकाव्य, 3 नाटक और इसी के साथ 2 खंड काव्य भी मिलते हैं इनके। खंड काव्य के नाम आपको मिल जाएंगे, एक है मेघदूत और दूसरा है ऋतु संहार। तो ये मुख्य 7 रचनाएं हमको कालिदास जी की मिल जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ यदि हम बात करें कालिदास जी के बारे में, तो कालिदास का संबंध कहाँ से है? तो उज्जैन हमको याद रखना है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और उनके नवरत्नों में शामिल भी थे। यदि रघुवंश की हम बात करें कि रघुवंश में हमको क्या मिलता है, तो रघुवंश में हमको जो राजा राम हैं उनके पूरी वंशावली, उनकी जानकारी हमको मिल जाती है। कुमार संभवम में हमको क्या मिलता है? तो कार्तिकेय की जन्म की जानकारी हमको मिलती है। मालविकाग्नि मित्रम, तो इसमें मालविका और अग्निमित्र शुंग, इसकी जानकारी हमको दोनों की मिल जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम में हमको क्या मिलता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो राजा भरत, इनके पिताजी जो रहे दुष्यंत और माता शकुंतला, तो उनके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रम उर्वशी, तो इसमें उर्वशी नामक एक अप्सरा की जानकारी हमको मिलती है। इसी तरह से ऋतु संहार और मेघदूत, ये 2 खंडकाव्य और हैं, जिसमें आपको ऋतु संहार में सभी ऋतुओं की जानकारी मिल जाएगी, और मेघदूतम में आपको यक्ष यक्षिणी की ब्रह प्रेम कहानी जो लिखी वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है कालिदास जी के बारे में। यदि हम कालिदास जी की बात और करें तो इनको एक उपाधि दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं भारत का शेक्सपियर, ठीक है। भारत का शेक्सपियर, तो ये भी कालिदास को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे साहित्यकार की हम बात करें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि शब्द धातु समीक्षा, क्या शब्द धातु समीक्षा किसकी रचना है? तो मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की रचना है ये? तो ये रचना है भर्तृहरि की।
भर्तहरि की रचना है। भर्तहरि कौन? भर्तहरि के बारे में यदि हम बात करें तो आपको मिल जाएंगे, ये उज्जैन से संबंधित हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि उज्जैन के जो राजा विक्रमादित्य रहे उनके बड़े भाई, ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई रहे ये। इनकी और रचनाएं यदि हम बात करें तो इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी जैसे कि नीति शतक, वैराग्य शतक, और मीमांसा सूत्र वृत्ति, ठीक है, और श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक। ये मुख्य आपको इनकी रचनाएं मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट है प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? किसकी उपाधि है प्राचीन भारत का मिल्टन? तो ये उपाधि हमको मिलती है भवभूति की, भवभूति। तो इनको प्राचीन भारत का मिल्टन कहा जाता है। इनके बारे में यदि हम जानकारी के तो ये कौन थे? तो ये राजा यशोवर्मन, सॉरी धर्मन नहीं, ये वर्मन के दरबारी थे। किसके? राजा यशोवर्मन के दरबारी। इनका जो मूल नाम हमको मिलता है तो श्रीकंठ या अम्बेक भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। किसका? भवभूति का। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आपको मिलेगी जैसे कि मालती माधव, उत्तर रामचरित, ठीक, और महावीर चरित। ये मुख्य रचनाएं हमको भवभूति की मिल जाती हैं। क्लियर हुआ? तो हमको याद रखना है कि दरबारी कहाँ के थे और कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की हैं। नेक्स्ट की बात करें कि बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अब बाणभट्ट के बारे में बात करें तो कौन मिलता है? तो ये जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। इनकी रचनाओं के बारे में यदि हम बात करें बाणभट्ट की तो आपको रचनाएं मिल जाती हैं जैसे कि हर्षचरितम या हर्षचरित, ठीक। और आपको कौन कौन सी रचनाएं मिलेंगी? इनकी जो फेमस रचना है उसकी हम बात करें कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी, जिसको हम विश्व का पहला उपन्यास बोलते हैं। विश्व का पहला उपन्यास किसको कहा जाता है? तो कादम्बरी को कहा जाता है। इसके साथ में यदि हम देखें तो आपको एक रचना और मिल जाती है चंडी शतक, चंडी शतक। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? बाणभट्ट की। ओके, चलिए नेक्स्ट की आगे हम बात करें कि हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य किसे कहा जाता है? तो किसको माना जाता है प्रथम आचार्य हिंदी साहित्य का? तो ये कहा जाता है केशव दास को, केशव दास, ठीक है। इनको एक उपाधि और दी जाती है केशव दास को ही, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, ठीक। संबंध इनका कहाँ से है? तो याद रखना है कि हमको ये ओरछा से संबंधित हैं, ठीक है, ओरछा से। इसी के साथ में इनकी रचनाएं यदि हम बात देखें कौन कौन सी हैं तो इनकी रचनाएं आपको मिल जाती हैं जैसे कि रसिक प्रिया,
रसिक प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया। ओरछा से हैं तो वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित। दूसरा जहांगीर रस चंद्रिका, रस चंद्रिका। तो ये मुख्य रचनाएं हमको इनकी याद रखनी है, किसकी? केशवदास की। चलिए नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था? कि किसका वास्तविक नाम घनश्याम था और हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो है भूषण, कवि भूषण। कहाँ से हैं? तो हम देखें तो ये ब्रज भाषा इनकी मिल जाएगी, बुंदेलखंड के आगे ब्रज भाषा से संबंधित ये कवि रहे हैं। भूषण की रचनाएं हम देखें कौन कौन सी होती हैं, तो भूषण की आपको रचना जैसे कि शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ठीक है। इस प्रकार की है आपकी छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। तो ये प्रमुख रचनाएं हमको मिल जाती हैं। चलिए आगे बात करें कि पद्माकर, जो कवि पद्माकर हैं उनका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है पद्माकर का संबंध? तो वो हमको मिलता है सागर जिले से, क्योंकि सागर जिले में इनका जन्म हुआ है। इसी के साथ इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। और कौन सी? जग विनोद, मिल जाएगी आपको। एक गंगा लहरी। तो ये प्रमुख रचनाएं किसकी मिल जाती हैं हमको? कवि पद्माकर की। चलिए आगे हम बात करें कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? किस कवि ने इसको लिखा है? तो वो है गजानन मानव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है। और जो चांद का मुंह टेढ़ा है वो क्या है? ये कविता संग्रह है, एक कविता संग्रह है, ये हमको याद रखना है। इसी के साथ देखें इनकी और कोई रचना हमको मिल जाती है तो हमको जैसे मिलेगी कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार मिलेगी। एक काठ का सपना, काठ का सपना। एक साहित्यिक डायरी, तो ये प्रमुख रचनाएं हमको मिल जाती हैं गजानन माधव मुक्ति बोध की। चलिए नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा आता है, हम बात करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये भी मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम देखें तो क्या मिल जाता है हमको? इनकी रचना जैसे कि हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, ठीक है। और इनकी रचनाएं हम देखें तो मरण ज्वर, गरीब इरादे,
अमीर इरादे, ठीक है। और हमको मिलती हैं जैसे कि युग चरण, और इनकी एक फेमस जो हम पढ़ते आए बचपन से, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। ये कुछ मुख्य रचनाएं हमको इनकी मिल जाती हैं। और हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ है वो बाबई होशंगाबाद, तो जिला यदि आपसे पूछा जाता है किस जिले से संबंधित हैं तो होशंगाबाद के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय भी रहते हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं। और इसी के साथ इनके हमको कुछ संपादन का काम इनका मिलता है कि किस किस पत्र पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है, तो वो आपको मिल जाएगा प्रभा और करमवीर। क्लियर? तो ये हमको रखना है माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन कौन से समाचार पत्र या पत्रिकाओं का संपादन किया। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में से कौन संविधान सभा का सदस्य रहा। संविधान सभा का सदस्य रहा, ठीक है। कौन सा साहित्यकार? तो संविधान सभा के जो सदस्य रहे वो रहे बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहाँ से संबंधित हैं? तो यदि हम इनका क्षेत्र देखें तो वो मिलेगा आपको शाजापुर, शाजापुर से ये संबंधित हैं। इनकी यदि रचनाओं की हम बात कर लें कि रचना इन्होंने क्या की, तो इनकी रचना जैसे कि एक मिलती है आपको उर्मिला, ठीक है, और अपलक, रश्मिरथी, तो ये मुख्य रचनाएं इनकी हमको मिल जाती हैं। इसी के साथ इन्होंने भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे कि आपको मिल जाती है संपादन कार्य में एक मिलेगा आपको प्रभा और दूसरा मिलेगा प्रताप, ठीक है। तो इनका संपादन कार्य हमको देखना है। रचनाएं हमने देख ली और शाजापुर से संबंधित हैं, ये हमने बात करी। इसी के साथ हमको एक चीज़ और रख लेना कि संविधान सभा के साथ में जो 1955 का राजभाषा आयोग था, राजभाषा आयोग, तो ये इसके भी सदस्य रहे थे, राजभाषा आयोग के। नेक्स्ट हम चलते हैं तो जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत, ये रचना किसकी है? तो हम देखें ये रचना है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और कौन कौन सी रचनाएं हमको मिल जाती हैं इनकी? तो जैसे कि आपको मिलेगी झांसी की रानी, जो सबसे फेमस इनकी रचना रही, झांसी की रानी, और मुकुल, त्रिधारा, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी के साथ यदि हम देखें तो इनको 2 बार सक्सेरिया पुरस्कार मिला है साहित्य का,
सक्सेरिया पुरस्कार। तो ये हमको याद करना है, याद रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है। संबंध कहाँ से है इनका, तो आपको मिल जाएगा कि खंडवा से सुभद्रा कुमारी चौहान का मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये इनकी कर्म भूमि है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी कर्म भूमि कौन सी है, तो खंडवा है, और जन्म इनका जो हुआ था वो प्रयागराज। ठीक, तो जन्म इनका प्रयागराज में हुआ है और काम इन्होंने खंडवा में किया। चलिए आगे हम बात करें कि वसुधा और प्रहरी, वसुधा और प्रहरी, इस पत्रिकाओं का संपादन किसने किया है? पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो ये किन्होंने किया है? वो मिलेंगे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। तो हमको दो पत्रिकाओं के नाम मिल रहे हैं। हरिशंकर परसाई की यदि हम बात करें कहाँ से संबंधित है, तो होशंगाबाद जिला। ठीक है, होशंगाबाद जिले से संबंधित है ये। और पेशे से क्या है, तो एक व्यंग्यकार। ठीक है, किस विधा में, तो ये व्यंग्यकार थे। इनकी रचना कौन कौन सी हमको मिलेंगी? जरा रचना हम देखें तो जैसे कि रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, इसी के साथ भूत के पांव पीछे, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हमको मिल जाती हैं हरिशंकर परसाई की। चलिए आगे हम बात करें तो हमको मिलता है कि एक फैक्ट, शरद जोशी कौन से साहित्यकार? शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ शरद जोशी का जन्म? तो ये है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में इनका जन्म हुआ है। शरद जोशी थे कौन? तो ये भी व्यंग्यकार ही हैं। कौन? व्यंग्यकार। इनकी रचनाएं यदि हम देखें तो कौन सी हमको मिलती हैं शरद जोशी की रचना? जैसे कि किसी बहाने, किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, तो किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, और अंधों का हाथी, अंधों का हाथी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी साहित्यकार की बात करते हैं तो हम मुख्यतः उसका या तो हमसे जन्म स्थान पूछा जा सकता है, कर्म स्थान हमसे पूछा जा सकता है, उसकी कोई साहित्यिक रचना हमसे पूछी जा सकती है, और इसी के साथ साथ यदि उसने कोई और कार्य भी किया, जैसे कि कई हमको मिलते हैं आधुनिक भारत में भी जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में योगदान दिया, किसी समाचार पत्र पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने किया, उसके संपादक वो रहे। तो इस प्रकार के तथ्यों फैक्ट को हम साथ में लेके चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो एक कविता है आस, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो ये जो रचना है एक
उर्दू शायर हैं बशीर बद्र। बशीर बद्र, ये इनकी रचना है आस। ठीक है, कहाँ से संबंधित हैं? तो बशीर बद्र का संबंध है कानपुर से। ठीक, कानपुर से ये संबंध है। इनकी और रचना क्या बात करें, जैसे कि ओस की बूंद, ओस की बूंद, रोशनी के घर, ठीक है, हिंदी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एक अच्छे खासे शायर रहे यही, और इनको 1999 में, याद रखना कि पद्मश्री दिया हुआ। कौन सा सम्मान? पद्मश्री सम्मान। और अभी क्यों? तो 2018 में ही इनका निधन हुआ है। ठीक है, कब? 2018 में। तो इसलिए पूछने की संभावना भी बढ़ जाती है कि कौन थे? बशीर बद्र उर्दू के शायर थे, जिनकी एक अच्छी फेमस लाइन आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है गुलाबी उर्दू शायर का जन्मदाता। गुलाबी उर्दू का जन्मदाता किसे कहा जाता है? गुलाबी उर्दू शायरी का। तो ये कहा जाता है मुल्ला रम्मू जी को। मुल्ला रम्मू जी, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये भोपाल से संबंधित आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ देखो तो इनकी रचनाएं हम देख लें। रचना कौन कौन सी हैं? जैसे कि अंगूरा, औरत जात, ठीक, गुलाबी शायरी जिसकी हम बात कर रहे थे, गुलाबी शायरी। इसी तरह से गुलाबी उर्दू। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुल्ला रम्मू जी की। क्षेत्र याद रखना है ग्वालियर, सॉरी ग्वालियर नहीं, भोपाल, सॉरी। नेक्स्ट आता है माधव सप्रे। नेक्स्ट की बात करें हम, माधव सप्रे। इनका संबंध कहाँ से है? तो माधव सप्रे का संबंध हमको मिल जाता है दमोह जिले से। ठीक है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले से ये संबंधित है। इनकी जो रचना मिलेगी, तो इनकी प्रमुख रचना है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। और इनके बारे में और हम क्या देखें जो एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो ये जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी के आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। किसके? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये हमको याद रखना है। इन्हीं के नाम पे आपको एक संग्रहालय मिल जाता है, माधव सप्रे संग्रहालय। कहाँ पर है? तो वो भोपाल में। ये हमको नहीं भूलना। क्लियर हुआ? माधव सप्रे संग्रहालय। चलिए आगे हम बात करें तो एक व्यक्ति और मिल कि डॉक्टर अजीत सिंह रायजादा।
रायजादा। ठीक है, ये कौन है? तो जब हम इनको देखते हैं कि ये पहले तो रहे एक प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त, आपको मिल जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त रहे डॉक्टर अजीत सिंह रायजादा। इसी के साथ इन्होंने लेखन कार्य भी किया है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो किसी और क्षेत्र से ज़्यादा फेमस रहा और उसने यदि कोई भी रचना लिखी है तो हम उसको भूल जाते हैं, और वही चीज़ फिर हमसे एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछ ली जाती है। जैसे कि हाशिए पर आदमी, इनकी रचना है, हाशिए पर आदमी। ठीक है, दूसरी इनकी रचना है इंडियन ओशियन पॉलिटिक्स, इंडियन ओशियन पॉलिटिक्स। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं मिल जाती हैं। क्लियर? चलिए आगे और बात कर लें हम। नेक्स्ट व्यक्ति हमको गिरिजा कुमार माथुर, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये मिल जाएंगे हमको, इनकी रचना हमको देखनी है क्या है। ठीक है, जब हम रचना देखेंगे तो मैं वक्त के सामने, मैं वक्त के सामने। ठीक है, दूसरी रचना हम होंगे कामयाब, ये रचनाएं मुख्यतः मिल जाती हैं। गिरिजा कुमार माथुर का कभी कभार मूल नाम पूछ लिया जाता है, तो वो याद रखना है कि अशोक कुमार इनका नाम मिलता है, अशोक कुमार। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए इसके साथ में एक और साहित्यकार की हम बात कर लेते हैं, अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़, नाम तो हम कई बार सुनते हैं क्योंकि नर्मदा से ये संबंधित रहे, नर्मदा क्षेत्र से, और जिनकी जितनी भी रचनाएं हमको मिलती है उसमें नर्मदा का उल्लेख ही मिल जाता है। जैसे कि इनकी रचना हम देखें, सौंदर्य देवी नर्मदा, सौंदर्य देवी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, ठीक है, और अमृतस्य नर्मदा, अमृतस नर्मदा। तो इनकी सभी की सभी रचनाओं में नर्मदा का जिक्र आपको मिल जाएगा। तो अमृतलाल बेगड़ हैं कहाँ से ये? तो इनका संबंध आपको मिल जाएगा जबलपुर से, जबलपुर। और इनको जो नाम देते हैं तो नर्मदा पुत्र का नाम मिला हुआ है, नर्मदा पुत्र, ये हमको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसी के साथ साथ जब हम देखें तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, अभी पीएससी में पूछा गया था कि अमृतलाल बेगड़ और क्या है। तो देखो, पर्यावरणविद आप याद रखें, पर्यावरणविद भी हैं, इसी के साथ साथ चित्रकार भी हैं और साहित्यकार भी, आपको लेखन इनका मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमको 3 चीज़ें मिल गई, पर्यावरणविद, चित्रकार और साहित्यकार, मध्य प्रदेश के। क्लियर हुआ? चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो साहित्यकार और उनकी रचनाओं से संबंधित जो फैक्ट आज हमने चर्चा की है
वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आप अपनी तैयारी को और अच्छे बनाए रखेंगे और हमसे जुड़े रहें। इसी तरह से हम आगे और भी कला संस्कृति के जो टॉपिक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और उस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।